इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो रावणः। आज के इस पहले सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी साथीगण, मंच पर उपस्थित हमारे से पहले दो वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात रखी और दोनों ही चर्चाएं एक अलग प्रकार की थी। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ उससे ग्रहण किया होगा, नई बातें सुनने को और नए अनुभव से सुनने को आपको अवसर मिला होगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उस चर्चा की कंटिन्यूएशन में अपनी बात को रखना थोड़ा सा, क्योंकि मेरा विषय उससे थोड़ा सा अलग है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा उनसे अपने आप को जोड़ सकें। ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ आर्य समाज। बंधुओं, हमें बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जीवन आर्य समाज के साथ जुड़ सका। इसको मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि जब अपने मित्रों को या अपने साथियों को या दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखने का, जानने का, मिलने का अवसर मिलता है और बहुत सारी उन बातों को करने का या उनके करते हुए देखने का अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आर्य समाज की एक तर्क की विचारधारा मिली। करने से पहले सोचना, ये कर लेंगे, ये होगा। बचपन से सुनते आए, कैसे होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये जो तर्क की विचारधारा थी वो हमें मिली और ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हम बढ़ते भी हैं। और वक्ता के अंत में आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी ने भी सुन करके तुरंत प्रश्न पूछा। ये मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत अधिक अधिकार इसका होता है। प्रश्न भी पूछा और उत्तर भी एकदम से मिला कि नहीं, अलग अलग है। तो मैं समझता हूँ यही हमारी विशेषता रही है। और दूसरा, आपको सौभाग्य मिला जो कि विशेषकर अमेरिका में रहने वाले महानुभावों की उस विचारधारा को, जिसका जन्म तो भारत में हुआ, आर्य समाज की, उसको दुनिया में फैलाने का स्वाभाविक सौभाग्य आपको मिल गया। आप इस उद्देश्य से यहाँ नहीं आए थे। अमेरिका में जब अब आए थे तो इस उद्देश्य को लेकर के नहीं आए थे कि हम आर्य समाज बढ़ाएंगे, लेकिन सौभाग्य मिल गया और आप उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने एक बड़ा यत्न किया और उसको बढ़ाने का सौभाग्य आपको लगातार मिल रहा है। उस सौभाग्य को और बढ़ाने के लिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, मिलकर के बैठे हैं, विचारें और इसको कैसे बढ़ाएं। तो बंधुओं, मैं बहुत संक्षिप्त चर्चा में कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखूंगा। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में, 1875 में बम्बई में, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आर्य समाज की हिस्ट्री के निकट जाएंगे, पास में जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी बात पता लगेगी। और वो ये बात पता लगेगी कि जितने कम समय में आर्य समाज सारी दुनिया में फैला है, उतने कम समय में अन्य शायद ही कोई संगठन, संस्था, मत मजहब की बात नहीं कर रहा, जो तलवार के बल पर या एक अंधविश्वास के बल पर या गुरु आडंबर के बल पर फैला करती है, तर्क के आधार पर चलने वाली लोकतांत्रिक संस्था। लोकतांत्रिक भी शब्द मैं दोबारा जोड़ रहा हूं, समस्या की जड़ भी होता है कभी कभी। लोकतांत्रिक आधार पर चलने वाली, तर्क के बल पर चलने वाली, बिना साधनों के आधार पर विपरीत अवस्था में जिसका जन्म हो रहा है, अंग्रेजों के समय में जिसका जन्म हो रहा है, वो संस्था तेजी से पूरी दुनिया में अगर विस्तार कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बहुत बड़ा आवश्यकता, कोई ना कोई चीज होगी। उस चीज को जानना जरूरी है, कैसे फैली, और उसको जान करके हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अब इसे और कैसे आगे फैलाएं। तो इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, आधुनिकतावादी सोच होना, आगे की सोच होना। महर्षि दयानंद की सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव थी, आगे की थी। वो लंबा सोचते थे, दूरगामी सोच रखते थे। और यही कारण था, उन्होंने जो भी लिखा उस समय वो लिखा जो उस समय किसी को पढ़ने की सोच भी नहीं थी कि ऐसी चीज पढ़ी जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश में जो भी कुछ लिखा वो आपने, जिन्होंने पढ़ा, उस बात से सहमत होंगे। उस समय के आधार पर एक बहुत बड़ी क्रांति थी की, और उसी का कारण हुआ उस समय जो व्यक्ति पढ़ा हुआ था वो एकदम से आर्य समाजी बन गया। पंडित गुरुदत्त का जीवन ले लें, अधिक नहीं, मैं संक्षिप्त में एक सूत्र में आपको निवेदन करूंगा। पंडित गुरुदत्त का जीवन ले लें, लाला लाजपत राय का जीवन ले लें, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन ले लें। वो लोग थे जो आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन बन गए। और आधा मिनट लगा बनने में, सुना, समझा, आर्य समाजी बन गए। और सारा जीवन उसके बाद आर्य समाज के प्रचार में लगा दिया। क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, वो सब एक इतिहास का एक लंबा विषय है। इसलिए आज इस हमारी चर्चा में एक विषय ये रहेगा
कि हमें सौभाग्य मिला आर्य समाज के कार्यों को करने का, उसको हम और आगे कैसे तेजी से बढ़ा सकें और संगठन उसमें क्या रोल अदा कर सके और मैं अपनी ओर से उसके अंदर क्या भूमिका अदा कर सकता हूं। वस्तुतः आर्य समाज ने आरंभ से ही वो काम किए जो उस समय के समाज की आवश्यकता थी। तत्कालीन समाज की आवश्यकता थी महिला को पढ़ाया जाए, इसके बिना हमारा उद्धार होने वाला नहीं। तत्काल विद्यालय खोल दिए गए और उसके लिए चाहे जो भी सहना पड़ा सहा, खोले। आवश्यकता लगी एक ऐसे विद्यालय होने चाहिए जिस विद्यालय में अमीर का बच्चा भी गरीब का बच्चा भी एक साथ बैठ करके एक चीज पढ़ सके। अंग्रेजों के समय वो व्यवस्था नहीं थी, आर्य समाज ने किया, इसलिए आर्य समाज फैला। आवश्यकता लगी कि ऐसा गुरुकुल सिस्टम होना चाहिए जिसमें निःशुल्क पढ़ाई हो सके, जो कि भारत की प्राचीन व्यवस्था थी। गुरुकुल खोला, गुरुकुल बढ़ा और यह भी इतिहास है कि भारत के बाहर फिजी में, ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में, गयाना में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका, इवन अमेरिका में जिन लोगों ने आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाया वो गुरुकुल की देन थे। उन्हीं गुरुकुलों में, गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं में पढ़े हुए थे, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। कहने का अर्थ बंधुओं ये है कि जब जिस स्थान पर आर्य समाज ने ये सोचा कि ये हमें करना चाहिए और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका इनिशिएटिव मुझे लेना चाहिए, आर्य समाज ने वो किया और उसके कारण आर्य समाज को परिणाम मिला कि वो सारी दुनिया में फैला। आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूं कि आज आर्य समाज को कभी कभी हम लोग निराशा भाव से देखते हैं। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने गोल्डन पीरियड देखा आर्य समाज का, कहते हैं आर्य समाज अब वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। ठीक बात है, अगर आर्य समाज का इतिहास पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो नहीं रहा, लेकिन हमें इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। आर्य समाज आज भी उन कार्यों को कर रहा है। मैं ज़्यादा परिप्रेक्ष्य भारत का भी लूँ और भारत का ना भी लूँ, अगर भारत के अलावा जहाँ का भी परिप्रेक्ष्य ले लूँ, चाहे मैं मॉरिशस के बारे में चर्चा कर लूँ, साउथ अफ्रीका के इवन बारे में चर्चा करूँ, अगर मैं फिजी और फिजी से आसपास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करूँ, तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज फिर भी देश को, दुनिया को, मानव जाति को बहुत कुछ सर्व कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमें गर्व होना चाहिए, दुनिया के जो सबसे बड़ा अनाथालय है वो आर्य समाज के हैं और किसी के नहीं है। चाहे वो साउथ अफ्रीका का बेनेवलेंट होम ले लें, चाहे वो दिल्ली का आर्य अनाथालय ले लें, ये दोनों ही संस्थाएं अपने आप में गर्व करने के लायक हैं। भारत में शिक्षा की स्थिति ले लें, चाहे और देशों में, खासकर जहाँ पर आर्य समाज बहुत मजबूती से रहा है वहाँ की स्थिति ले लें, तो वहाँ पर जो आर्य समाज सर्व कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी, वो अपने आप में एक अलग अध्याय है। तो बंधुओं, जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं आर्य समाज को और अब आगे बढ़ाने के, कुछ चर्चा हम उस पर थोड़ा सा कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज हमें ऐसा लगता है कि अब आर्य समाज को अभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें अभी चिंतन करना चाहिए। यह हमारे पास सबसे सही समय है। हमारे पास बुजुर्ग के आधार पर अनुभव भी है और हमारे पास युवा के आधार पर क्रियाशीलता भी है। दोनों चीज़ों का संगम इस समय आर्य समाज के पास पर्याप्त मात्रा में है। हम इसी सम्मेलन में देख लें, हमारे पास बुजुर्ग बहुत बड़ा अनुभव बैठा। कल ह्यूस्टन से हमारे देव जी बोले थे, यहाँ पे बड़ा अनुभव बोल रहा था, और उधर विश्व जी के रूप में जो भी एक पीढ़ी है और एक तीसरी पीढ़ी जो भी वहाँ पर दूसरे रूम में है। इन तीनों का अगर हम संगम कर सकते हों और इन तीनों के संगम के साथ में आर्य समाज को आगे बढ़ा सकते हों, तो हमें उसके ऊपर और गहराई से विचार करना चाहिए। तो पहला इशू विस्तार। हम लोगों ने विस्तार की प्रक्रिया समाप्त सी कर दी है, जहाँ थे वहाँ हैं, पर उससे आगे बढ़ने की सोच अभी हमारे एजेंडे में नहीं है, वो शामिल होनी चाहिए। गयाना में आर्य समाज है, सूरीनाम में आर्य समाज है, आगे भाई आगे बहुत देश हैं दक्षिण अमेरिका के, कैरेबियन कंट्रीज़ में छोटे छोटे बहुत द्वीपों में आर्य समाज हो सकता है, क्योंकि वहाँ अभी इंडियंस हैं। क्योंकि हमारा मूल अगर शुरू होता है आर्य समाज का, तो कम से कम मूल भारतवासियों से ही शुरू होता है। आगे हम जा सकें ना जा सकें वो सेकेंड स्टेज है। लेकिन हमें ये विचार करना पड़ेगा कि अमेरिका में भी अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आर्य समाज हो सकता है, बन सकता है। इसलिए पहला इनिशिएटिव, अगर मैं अमेरिकन कंटेक्स्ट में देखूं, हमें विस्तार को अपनी नज़रों में रखना चाहिए कि हमें विस्तार करना, हमें बढ़ना है। जहाँ जिन सिटीज़ में आर्य समाज है, केवल वहाँ से संतुष्ट नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। एक उदाहरण लीजिए, अमेरिका के एक नौजवान जो चीनी मूल के थे। अब कल्पना कीजिए कि मेरी जिम्मेदारी कहाँ पर खड़ी होती आकर के। अमेरिका का एक नौजवान जो चीनी मूल का था, अमेरिका में पढ़ा, उसने यहाँ से ईसाई धर्म की शिक्षा ली और ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ में उसे एक प्रेरणा मिली कि तुम्हें वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पहुँचाना है जहाँ पर अभी तक ईसा का संदेश नहीं पहुँचा।
और वो यही सोचता 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 खोजता, अभी तक कहाँ नहीं पहुंचा, अभी तक कहाँ नहीं पहुंचा। तो भारत के एक निर्जन अंडमान निकोबार के एक द्वीप के ऊपर वो पहुंच जाता है, जहां पर किसी के जाने की मनाही थी, अभी तक जा नहीं सकता था कोई, वहां पे कानूनन मनाही है। वो व्यक्ति यहां से उठता है, आप सोचो क्या मन में लेकर के चल रहा है, मैं ईसा का संदेश वहां पहुंचाऊंगा जहां पर अभी तक नहीं पहुंचा। ये विचार उसके अंदर किसी ने भरा है। हमारे प्रचारकों में भी ये विचार किसी ने भरा था, जो भारत से उठ करके भाई परमानंद जैसे बड़े ना जाने कितने उशरभूत जैसे आचार्य ना जाने कितने लोग यहां पर पहुंचे थे इसी विचारधारा को लेकर के। वो व्यक्ति पहुंचा, बाइबल हाथ में ली, व्यवस्था की, उस निर्जन द्वीप के निकट पहुंच गया, जानता था मर सकता है, वही हुआ, मर गया। तीर चलाया उन लोगों ने जो आदिवासी रहते तो इस द्वीप पर मार दिया। लेकिन एक विश्व में बात प्रसिद्ध हो गई कि बाइबल को पहुंचाने की इच्छा से एक नौजवान वहां पहुंचा। विचार करो, मेरे को इतनी दूर जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल इनिशिएटिव कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति मिलकर के लेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव ये है कि मैं अपने आर्य समाज को एज ए होल आर्य समाज, मैं खुद एक आर्य समाज हूं। आप अपने माता पिता पे विचार करें, जिनके माता पिता ने आपको आर्य समाज संस्कार में दिया, वो खुद एक आर्य समाज थे। किसी भवन का नाम उनके लिए आर्य समाज नहीं था, वो एक चलती फिरती आर्य समाज के रूप में स्थापित थे। जो व्यक्ति देखता था वो कहता था ये आर्य समाज ही आ गया, ये आर्य समाज आ गया। चाहे ओम प्रकाश जी की बात करें, डॉक्टर सोनी साहब के ससुर साहब थे, वो अपने आप में एक आर्य समाज थे। हमें एक अपने आप को आर्य समाज बनाना होगा। ग्लोबल इनिशिएटिव के रूप में हम अपने आप स्थापित हो जाएंगे जब मुझे लगेगा कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं आर्य समाज को फैलाने के लिए। मैं अपने सजेशन उनको दूं, वो ऐसा प्रस्ताव बनेगा नहीं होगा। मुझे अपने आप एक आर्य समाजी बन करके इस इनिशिएटिव को लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से मानिएगा कि हम बहुत आगे चले जाएंगे। पहला काम उससे ये होगा, मेरी खुद की निराशा दूर हो जाएगी। क्यों? मुझे लगेगा मैं तो कुछ कर रहा हूं, इसलिए उस ओर बढ़ने की तैयारी करिए। दूसरे, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, आज हमारे पास बहुत साधन है। आईटी फील्ड इस समय आर्य समाज में मैं समझता हूं कि काफ़ी उसका यूज़ हो रहा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इस सेशन के अंत में या सेकंड सेशन के एकदम शुरुआत में जब लोग आप आ रहे होंगे, हम हो सकता है 4 मिनट की एक वीडियो आपको चला करके यहाँ पे दिखा सकेंगे जो आईटी इनिशिएटिव्स आपके साथ में लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। आपका मोबाइल आपके पास अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है जिसकी ऊर्जा को आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे। अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है वो, आप सारी दुनिया में हर दृष्टि से जैसे चाहे, जहां चाहे, पढ़ा हो ना पढ़ा हो व्यक्ति, वो पूरी तरह से आर्य समाज के प्रचार करने में सक्षम हो सकता है। तो आईटी इनिशिएटिव्स की मैंने एक छोटी सी बुकलेट है, ये आप ले सकते हैं। सेशन के अंत में कुछ है मेरे पास में दे सकता हूं और आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें मैं समय से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, केवल इतना कह सकता हूँ, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस के रूप में है, चाहे वो वेबसाइट्स के अलग अलग सेक्शंस के रूप में है, चाहे वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के रूप में जिससे पूरी दुनिया में फैले हुए आर्य समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। जैसा एक प्लेटफॉर्म हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है लोकेटर आर्य समाज, तो दुनिया की जितनी आर्य समाज है वहाँ पर लोकेट हैं। आप कनेक्ट कीजिए, आपको कहाँ जाना है, इंडिया में कहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाना है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से कौन सी आर्य समाज कितनी दूर है। ऐसी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, आपके परिचितों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इस तरह की आईटी इनिशिएटिव्स आर्य समाज ने बहुत सारे लिए हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी। आज के समय में कनेक्टिविटी की अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो कभी हुआ करती थी। आपने सम्मेलन करके अमेरिका के कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। आज सब एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं और ये कनेक्टिविटी अब अन्य देशों में एक साथ बढ़ रही है, जिसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासंघ की श्रृंखला लंबे समय से चली है। उसके बाद दुनिया में जहाँ भी एक प्रकार के लोग हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हमारी ये कनेक्टिव टीम भी है जो एक दूसरे से लगातार वर्किंग में है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं भी उसको एप्लीकेबल कर सकता हूँ। जैसे हमने कल यहाँ पर चर्चा की संस्कृति स्कूल, वो एक बड़ा इनिशिएटिव है। आज के समय में वो एक अकेला ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारी सबसे बड़ी चिंता को दूर करने में सक्षम है। हमारे बच्चे आर्य समाज में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जिस समय उनको लाने की प्रक्रिया थी हम उस समय कुछ फेल हुए। लेकिन अब कम से कम जब समझें तभी सवेरा मान करके हमें हर आर्य समाज में संडे क्लासेस के रूप में संस्कृति स्कूल को एक अनिवार्य आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये बड़ा इनिशिएटिव है जिसको सार्वदेशिक सभा टेकअप करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कम से कम एक मॉडल इस तरह का संस्कृति स्कूल, और भारत की लगभग हर आर्य समाज को इसकी ज़रूरत है। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव के रूप में मुझे उसको कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अमेरिका ने उसको लीड किया है और हमने उसको टेकअप करके उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे। हमें देखना है कि मैं इसमें कैसे सर्व कर सकता हूँ। हर व्यक्ति ये जरूर टच करके रखे कि मैं किस में कनेक्ट हो सकता हूँ, चाहे विस्तार के काम में,
चाहे आईटी के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अमेरिकन यहाँ पर हमारे युवा रह रहे हैं वो ज़्यादातर आईटी फील्ड से हैं। यदि उनका एक ग्रुप ज्वाइन हो और वो इस इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा सक्षमता से आगे बढ़ा सके तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सफलता में मिलेगी। अगला, शोध कार्य। हमारे नौजवानों ने परसों से 4 या 5 बार मुझसे पूछा यज्ञ के बारे में, मन नहीं संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। आप विचार करें कि अगर किसी ने शोध किया और शोध के अंदर हमारे यज्ञ के परिणाम विपरीत आते चले गए, क्या हम सर्वाइव हो पाएंगे यज्ञ के रूप में? हमें मना करना पड़ेगा कि शायद हम ना करें। इसका परिणाम क्या होगा, विचार करके देखिए। कारण उसके ऊपर शोध का अभाव है। ऐसे ही जब यज्ञ की वेद की साइंस के बारे में चर्चा होती है तो वहाँ पर एक ही चीज़ पर आकर के बात अटक जाती है, शोध कहाँ है, रिसर्च कहाँ है, रिसर्च दिखाइए। और अगर हमारे पास रिसर्च नहीं है तो फेलियर होने में कुछ ज़्यादा बड़ा समय नहीं लगेगा हमें। ऐसी परिस्थितियां आई हमारे सामने, उसी के कारण से यज्ञ के ऊपर शोध किया, शोध के अच्छे परिणाम आए। परिणाम को मैंने कल यहाँ पे लंच में 3-4 महानुभाव थे उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने इसकी फोटोग्राफ्स भी ली और मैं चाहता हूँ आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि वो सभी परिणाम है बहुत ही बेहतर परिणाम है, चाहे वो पर्यावरण के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सा जगत के रूप में हो। यज्ञ के परिणामों को जान करके हमें स्वयं को एक गर्व का अनुभव होना चाहिए भी। तो ऐसे शोध की दृष्टि से हम बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम शोध कार्यों को आर्य समाज का एक बड़ा इनिशिएटिव इस समय बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं शोध कार्यों को एक आधुनिक जगत के रूप में प्रस्तुत करने की, आधुनिक जगत जिस रूप में हमसे चाहता है, एग्जाम्पल के लिए हम इसको यूं मान लें, हमने कहा कि यज्ञ से पर्यावरण सुरक्षित होता है, मान लिया, हो गया। लेकिन आधुनिक जगत इससे एक अगला स्टेप चाहता है कि कैसे होता है, उसका स्टेप्स क्या है, होता कैसे, किस प्रक्रिया से होता है, साइंस की कौन सी प्रोसेस है, उसके लिए हमें और ज़्यादा गहनता से आगे जाना होगा। तो मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आर्य जगत ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय ये रहा कि आर्य समाज को एक ऐसा शोध केंद्र बनाने की बहुत लंबे समय से आवश्यकता महसूस हो रही थी हम सभी को, कि ऐसी जगह हो जहाँ पर हम वेद की अलग अलग विद्याओं को, वेद विद्याओं का अनेक भंडार है, लेकिन वो विद्याएं हैं कौन सी, किसको मालूम है? और यदि मालूम भी है तो उसके ऊपर शोध के बिना आज मानेगा कौन? तो इन सभी विद्याओं के ऊपर एक शोध का बड़ा केंद्र हो, और वो शोध का जो बड़ा केंद्र है वो भारत में स्थापित करने की सोच थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि सब कुछ उसका जो बेस था वो पूरा कर लिया गया है और अब इसी नवंबर-दिसंबर में हम उसका इनिशियल स्टेज को शुरू कर देंगे। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आर्य समाज का अपना एक ऐसा सेंटर होगा जिस सेंटर में आपको हर वो सोच, हर वो सुविधा जो आप अपेक्षित करते होंगे कि आर्य समाज के सेंटर में होनी चाहिए, जैसी आप अपेक्षित करते हैं। चाहे आप ब्रह्म कुमारीज को देखें, अरे बड़ा कमाल का सेंटर है, उनको जाके देखिए सर, आप जाकर देखिए कहाँ पर, आबू में बड़ा। ईशा फाउंडेशन का आप कहते हैं कोयम्बटूर में बहुत बड़ा सेंटर है। चाहे आप श्री रविशंकर जी का कहें, आप बेंगलोर में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। हमारा यदि काम उनसे बड़ा है, हमारी सोच यदि उनसे बड़ी है, तो हमारा वो केंद्र भी उन सबसे बेहतर, सुंदर और एक बहुत आकर्षक होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कहते हुए कि वो निश्चित रूप से एक ऐसा ही सेंटर होगा जिसमें आप लोगों को आते हुए, आप लोगों को किसी को भेजते हुए एक गर्व का अनुभव होगा कि आर्य समाज का एक ऐसा सेंटर बन गया है। और जल्दी ही वो एक पूर्ण रूप भी लेगा, लेकिन इनिशियल शुरुआत जो है उसकी हम नवंबर-दिसंबर में करने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक चर्चा हमारे भाई विशु जी से और भुवनेश जी से की थी कि अब ऐसे सेंटर की, एक छोटे केंद्र की अमेरिका में भी आवश्यकता है। आपका अमेरिका बहुत बड़ा, भारत से 3 गुना एक बहुत बड़ा देश है, और कनाडा का जोड़ लें तो लगभग 5 गुना 6 गुना हो जाता है, सारा मिला लें तो 6 गुना देश में दूरियां इतनी अधिक हैं। यदि हमारा कोई एक ऐसा सेंटर जहां पर पूरे साल हमारा आना जाना नहीं रहेगा, हमारी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, केवल एक सम्मेलन के भरोसे में रहेंगे, तो शायद थोड़ा सा आगे बढ़ने में हमें एक छोटी सी बाधा आने का अनुभव हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा कि अब आप इसके तैयारी करें। थोड़ी सी चर्चा मैंने कल भी सभी अधिकारियों के साथ में की थी, अपना निवेदन रखा था उनके सामने। मुझे विश्वास है कि उसके ऊपर वो गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि अब हम उसकी चर्चा करें कि अमेरिका में ऐसा सेंटर बनना चाहिए। तो भाई विश्व जी, या तो आप उस सेंटर की तैयारी करें और हमसे अपेक्षा करें भी हम उसमें सहयोग करें, और नहीं तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप चंडीगढ़ के वाले में सहयोग करें। निर्णय आपके ऊपर है। या तो आप हमसे सहयोग ले लें इसको यहाँ बनाने में, या फिर वहाँ सहयोग दे दीजिएगा। निर्णय आप कर लीजिएगा मिल करके कि क्या आप अपेक्षा रखते हैं। हम भारत से तैयार हैं पूरी तरह से। आप यहाँ सेंटर विचार करिए कि आर्य समाज का कैसा सेंटर होना चाहिए, जिसके ऊपर अमेरिका के लोग तर्क करें कि ये आर्य समाज का सेंटर है।
कहीं ना कहीं संस्था अपने स्थान से पहचानी जाती है। ऐसा स्थान हमें अमेरिका में डेवलप करना चाहिए। इसकी सोच अभी से बनाइए, साधन की कमी आपको नहीं होगी। अंत में लास्ट, आर्य समाज इस समय हर वो काम कर रहा है जो उसके बढ़ने की आवश्यकता है। आर्य समाज को बढ़ने के लिए जिन जिन कार्यों की आवश्यकता है, ये विश्वास रखिएगा कि हर उस काम पे आपका संगठन लगा हुआ है। इस पे पूरा विश्वास आप रख के चलिएगा। हाँ, संगठन मजबूत होगा, हम तब उस काम को कर सकेंगे। इसलिए मैं उस बात को दोबारा दोहरा देता हूं जो विश्व जी ने कल कही थी कि एज ए होल आर्य समाज को हम ब्रांड माने। दिल्ली अलग नहीं है, शिकागो अलग नहीं है, न्यूयॉर्क, फिजी अलग नहीं है। एज ए होल हम एक आर्य समाज हैं। ये अलग 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 हमारी पॉकेट्स हैं। व्यक्ति एक ही है, कुछ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है। इसे एज ए होल हम अगर आर्य समाज को अपना ग्लोबल एम मान लेते हैं कि बस अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है, बचा हुआ मतलब जब मुझे लग रहा है कि मैं आगे कुछ करूं, जितना भी मेरा जीवन है, अब एक एक क्षण, एक एक पल मेरा केवल और केवल, केवल और केवल आर्य समाज की उन्नति के लिए और बढ़ोतरी के लिए लगना चाहिए। यदि मैं इस एम को लेकर के इस सम्मेलन से जाता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सम्मेलनों में हमें एक नई ऊर्जा और नई ताकत देखने को मिलेगी। एट लास्ट, जो बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं, अगले आने वाले सम्मेलनों में हम टोटल फोकस उनके ऊपर कर दें। यज्ञ कराएं तो बच्चे कराएं, यज्ञ पर बैठें तो बच्चे बैठे, मंच पे भी अधिकतम समय मिले तो उन बच्चों को मिले, चाहे वो मंच संचालन का मिले, चाहे वो भजन बोलने का मिले, चाहे वो अपना कुछ भी करने का मिले। तो वो बच्चों को जितना हम आगे लेते चले जाएंगे, हमारा ग्लोबल जितने इनिशिएटिव्स हैं आने वाले समय में उन्हीं के ऊपर उनकी सफलता की निर्भरता है। तो मैं पुनः इस सम्मेलन की सफलता के लिए भी आपको धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। और इसी के साथ जो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण किया, वो टीम निरंतर आगे आपको बढ़ाने में सक्षम हो रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।